हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक्चुअली मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूं जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं अपने पहले के वीडियोस में। लेकिन क्या हो रहा है, जब मैंने वो स्टॉक सजेस्ट किए थे तो काफ़ी कम प्राइस पे थे। अभी क्योंकि मार्केट्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इस वजह से वो सारे स्टॉक्स काफ़ी राइज कर चुके हैं जिस लेवल पे मैंने सजेस्ट किए थे। बट एक बात ध्यान रखिए, मैं जो भी स्टॉक सजेस्ट करता हूँ मेरा जो टारगेट होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो इस स्पेसिफिकली 5%, 10%, 15%, 20%, ये मेरे लिए इतना मैटर नहीं रखता। मुझे बेसिकली लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनानी है, मेरा पर्पस भी यही है। तो मिनिमम मेरा जो पर्सनल फोकस है ये सारे स्टॉक्स को लेकर, मिनिमम जो मेरा टाइम होराइजन है वो 5 to 10 ईयर्स है। एंड मैं चाहता हूँ कि ये ऑलमोस्ट, अगर सबके सब नहीं तो एटलीस्ट 70 to 80% शेयर्स उसमें ऐसे हों जो मल्टी बैगर रिटर्न्स दे। मल्टी बैगर रिटर्न्स मतलब अगर 5 ईयर्स में मे बी 3 to 4 टाइम्स हो जाए एंड 10 ईयर्स में मे बी 6 टाइम्स 7 टाइम्स, इतना का टारगेट लेके चल रहा हूँ मैं मिनिमम। तो इसलिए फ्रैंकली ये जो थोड़ा मोड़ा मूवमेंट होता है 5-10%, वो इतना मैटर नहीं करता लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। इनफैक्ट आप ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट में 5 to 10% अगर आपका पोर्टफोलियो डाउन भी होता है तो भी आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपको पता भी नहीं चलेगा कितना जल्दी रैपिड मूवमेंट आता है स्टॉक्स में। आप एक ही दिन में आप देखेंगे आपका पोर्टफोलियो काफ़ी लॉस में चला गया, नेक्स्ट डे काफ़ी राइज भी हो गया है। तो इसलिए टेंशन मत लीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए सिस्टमैटिक मैनर में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करते रहिए और टेंशन एकदम मत लीजिए। मैं बार बार आपको जब मार्केट्स डाउन जा रहे थे तब भी यही सजेस्ट कर रहा था कि लॉन्ग टर्म होराइजन रखिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कितना स्विफ्ट मूवमेंट आएगा। तो अभी फ्रैंकली वही हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले ऑब्वियसली मार्केट्स जो है आज जो परफॉर्म कर रहे हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इनफैक्ट निफ्टी 50 साइज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ थोड़ा बहुत डाउन है, बट ब्रॉडर मार्केट्स जो हैं, इनफैक्ट निफ्टी मिड कैप 100 एंड निफ्टी स्मॉल कैप मोर देन 1% अप हैं। तो आज ब्रॉडर मार्केट्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और एक रेलेवेंट न्यूज़ टाटा पावर को लेकर, टाटा पावर सोलर कमीशंस ने 160 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जेट स्टार में, जेट स्टार राजस्थान में जो कमीशन कर दिया है। तो इसी वजह से शायद टाटा पावर में आज 9 to 10% की तेज़ी देखने को मिल रही है। फ्रैंकली क्या होता है, क्योंकि जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं टाटा पावर के मैंने 7,000 शेयर्स लिए थे अराउंड 97 पे। उसके बाद से मैं ये कंपनी को ट्रैक नहीं कर रहा हूँ फ्रैंकली। अगर मुझे आप लोगों के लिए डिटेल्ड वीडियो बनाना होगा तब मैं इसको फिर से स्टडी करूँगा। अदरवाइज टाटा पावर जैसी कंपनीज को लेकर मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अपनी वॉच लिस्ट से भी हटा चुका हूँ टाटा पावर को, क्योंकि मुझे पता है ये मुझे मिनिमम 5 to 10 ईयर्स के लिए रखना है। तो फ़र्क नहीं पड़ता इसलिए। बट आज क्योंकि 10% राइज हुआ ग्रुप में, मैं जिस ग्रुप में हूँ वहाँ एक फ्रेंड ने मैसेज किया कि टाटा पावर ऑलमोस्ट 10% अप चल रहा है। तब मैंने देखा तो मैंने कहा वाह। तो फिर मैंने पोर्टफोलियो चेक किया तो आज पोर्टफोलियो भी बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यही है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के साथ आप ज़्यादा टाइम करने की कोशिश मत करिए मार्केट्स को या कंपनी के स्टॉक प्राइस को। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी मिले तो एक्यूमुलेट करते रहिए। जैसे 250 के लेवल पे था तब मैंने कहा था कि 255 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद वापस ये 205 के आसपास गया। बट उसके बाद अगर 205 या 210 या 220 या 230 पे भी किसी ने लिया होगा तो अभी देख रहे होंगे ऑलरेडी 10-20% ऊपर चला गया है। तो मैं तो यही बोलूँगा, आप ज़्यादा हद से ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मार्केट्स को टाइम करने की कोशिश मत करिए, आराम से थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहिए लॉन्ग टर्म के लिए। बस जो कंपनी आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो ढंग से करिए। और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैं वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, चेंज बेसिकली मैं ये पर्सनली मानता हूँ कि द ओनली थिंग कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड इज चेंज। कुछ भी हो, हर चीज़ एक ही चीज़ दुनिया में कांस्टेंट है, वो है चेंज। और सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में से रिलेटेड कि अगर इस चेंज जो अपने आसपास जो चेंज हो रहा है, इस चेंज को अपने जल्दी आइडेंटिफाई कर लेंगे एंड उसको यूज़ कर लेंगे उस चेंज को वेल्थ बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं अपने को ज़्यादा फायदा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल नोकिया और सैमसंग का एग्जांपल आप लोगों के सामने है। नोकिया एक टाइम पे वर्ल्ड लीडर था, उसके आसपास कोई भी कंपनी नहीं थी मोबाइल फ़ोन्स में। बट अगेन वो जो एंड्रॉयड का चेंज था वो नोकिया जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया एंड उसके बाद आज सब जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। एंड सैमसंग वही चेंज को लेकर आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो यही है, चेंज आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक जो मॉडल बहुत फॉलो करता हूँ या मैंने काफ़ी पढ़ा भी है, मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है ये मॉडल, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मॉडल।
इसमें बेसिकली जो न्यू आइडियाज़ हैं, टेक्नोलॉजीज़ है, इनोवेशंस है, कैसे सोसाइटी में स्प्रेड होते हैं, कैसे अडॉप्ट होते हैं, ये उसको लेकर ये मॉडल है। तो बेसिकली कोई भी नई टेक्नोलॉजी को जो सबसे पहले अडॉप्ट करते हैं वो होते हैं इनोवेटर्स। ये बेसिकली एक्सेसिव रिस्क जो ले सकते हैं वो लोग होते हैं। उसके बाद होते हैं अर्ली अडॉप्टर्स। जैसे स्मार्टफोन जब रिलीज हुआ होगा, हार्डली कुछ लोगों ने लिया होगा, बट उसके बाद काफ़ी जो मेजॉरिटी में कुछ लोगों ने और लिया होगा, उसको अर्ली अडॉप्टर्स बोलते हैं। ये भी रिस्क लेते हैं बट ओवरऑल इनोवेटर्स से कम रिस्क लेते हैं। उसके बाद होती है अर्ली मेजॉरिटी। उसके बाद जब एक बार जैसे स्मार्टफोन काफ़ी कमर्शियल हो गए तो उसके बाद बहुत लोग लेने लगे, उनको बोलते हैं अर्ली मेजॉरिटी। लेट मेजॉरिटी बेसिकली जब एकदम मेन स्ट्रीम हो जाता है, जब एकदम सब उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, उसके बाद लेट मेजॉरिटी सोचता है चलो अब तो हम लोग भी ले लेते हैं। जब वो एक प्रूव हो जाता है आइडिया कि आइडिया सक्सेसफुल है। और लगाड़ तो मतलब जब कोई ऑप्शन नहीं बचता। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे पापा जो हैं वो आज तक अपना वही नोकिया का बटन वाला फ़ोन यूज़ करते हैं। अभी तक उन्होंने स्मार्टफोन लिया नहीं है। तो ये बेसिकली जब तक अगर वो बटन वाले फ़ोन मिलते रहेंगे तब तक शायद वो स्मार्टफोन अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो इनको बोलते हैं लगाड़। तो कहीं ना कहीं अपने को स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ये जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये है कि बेसिकली ठीक है, इनोवेटर्स अगर नहीं बने, क्योंकि उसमें एक्सेसिव रिस्क हो सकता है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी या कोई भी चेंज अगर वो मटीरियलाइज नहीं होता है तो उसमें अपना पूरा कैपिटल लॉस हो सकता है। बट अपने को जो ट्राई करना है, एटलीस्ट ये जो एरिया है अपने इस एरिया में आए, या एटलीस्ट इस एरिया में तो आए ही आए अगर अपने को रिटर्न्स बनाने हैं तो। अगर अपने इस एरिया में आते हैं लेट मेजॉरिटी तो कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि तब रिटर्न्स बहुत कम बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को डीमार्ट का एग्जांपल देता हूँ। डीमार्ट में अगर जिन लोगों ने बहुत शुरू में अडॉप्ट कर लिया होगा, अर्ली अडॉप्टर्स या अर्ली मेजॉरिटी में होंगे, वो आज अच्छे खासे रिटर्न्स पे बैठे होंगे। बट अभी मुझे लगता है अभी डीमार्ट में एंटर करना मतलब ऑलमोस्ट लेट मेजॉरिटी टाइप होगा, कि अभी आप एंटर करेंगे तो रिटर्न्स बनेंगे बट बहुत कम। तो चलिए आगे अभी देखते हैं कि जो चेंजेस अभी हो रहे हैं, जिस चेंजेस को आप लोग यूज़ कर सकते हैं वेल्थ क्रिएट करने के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक ऐसा चेंज है जो कंफर्म आ रहा है ना आएगा। हो सकता है अभी काफ़ी मैंने स्केप्टिक्स जो होते हैं वो बोलते हैं ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बैटरी की कैपेसिटी कम है, इतना इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पावर स्टेशंस कहाँ लगेंगे, बैटरी चार्जिंग स्टेशंस कहाँ लगेंगे। अरे कोई भी नई टेक्नोलॉजी में टाइम लगता है सारे, लेकिन जितने भी जो हिकअप्स हैं, बैरियर्स हैं, वो धीरे धीरे रिमूव हो जाते हैं। अभी आप पढ़ेंगे जो धीरे धीरे सोसाइटीज़ जो होती हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशंस ऑलरेडी इंस्टॉल होने लगे हैं। हो सकता है पहले 2 व्हीलर्स में आए, उसके बाद 4 व्हीलर्स में आए, बट आएगा ज़रूर। और अगर वही है आने के बाद अपने इन सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो रिटर्न्स उतने हाई नहीं बनेंगे। बट वही अगर अभी अपने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करके अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देंगे तो बहुत अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक मैंने 240 पे लेकर 840 में बेच दिया, ऑलमोस्ट 250% का रिटर्न्स विद इन 6 to 7 मंथ्स। तो आप सोच सकते हैं कि, और क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया था इसलिए मैंने बेचा। अभी वापस मैं ट्रैक कर रहा हूँ, लेट्स सी, लूँगा ज़रूर, बट जब मौका मिलेगा एंड मुझे वैल्यूएशन थोड़ी सी रीजनेबल लगेगी। ऐसी रिन्यूएबल्स हैं, पावर सेक्टर, जैसे पावर खुद ही एग्जांपल देखिए। जैसे बचपन में जो टॉयज़ होते थे वो ऑलमोस्ट हर टॉय या तो बैटरी पे चलता था या ऑलमोस्ट मैकेनिकल होता था, लेकिन अब काफ़ी टॉयज़ होते हैं। जैसे अभी मैंने अपने जो मेरी सिस्टर के बच्चे हैं उनको स्पेसिफिकली जो एक टॉय लेकर दिया, वो क्या बोलते हैं, बुलडोज़र टाइप है। उसमें क्या है, वही रिचार्जेबल बैटरी है, तो उसको या तो बैटरी खोल के उसको रिचार्ज करना पड़ता है। तो मैं कहने का मतलब यही है कि जो भी कुछ हो रहा है आजकल पावर से हो रहा है। जो पावर की डिमांड आप अभी टॉयज़ में आए हैं, धीरे धीरे व्हीकल्स में आएंगे आजकल। आप उसके बाद जो जैसे कुकिंग है फॉर एग्जांपल, आप आजकल काफ़ी घरों में इंडक्शन यूज़ होने लगा है। तो पावर की डिमांड एनी टाइम फ्यूचर में बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। जो काम पहले कोल या तेल ये सब से होता था वो अब धीरे धीरे फ्यूचर में पावर से होगा। तो पावर सेक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते, इसी वजह से मैंने टाटा पावर बहुत जल्दी लिया था। उसके बाद इथेनॉल की जो स्टोरी है, लोग कुछ भी बोले बट इथेनॉल की स्टोरी एक मटीरियलाइज हो रही है, तो इस चीज़ को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। होम इम्प्रूवमेंट एक अनदर सेक्टर है। जो आप देखेंगे आपने आसपास ही देखिए, कुछ साल पहले अगर आप सोचेंगे इंटीरियर्स पे इतना फोकस नहीं, आजकल अगर
एग्जाम्पल 1 करोड़ का घर लो तो ऑलमोस्ट उसमें 20-30% या 20-30 लाख का इंटीरियर्स हो जाता है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल स्टील बेसिन से शिफ्ट हो गए क्वार्ट्ज बेसिन पे, ठीक है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट जो रिच पीपल हैं वो फोकस कर रहे हैं। केमिकल सेक्टर है जो China+1 की स्ट्रैटेजी है वहाँ यूज़ हो रही है। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये सब टेक्नोलॉजीज को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो गडकरी जी हैं वो रोड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी स्टोरी है जो ऑलरेडी काफ़ी एस्टैब्लिश हो चुकी है और हो रही है। उसके बाद एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट, जैसे ज़्यादा लोग अब स्टॉक मार्केट से जुड़ रहे हैं। जो लोग कुछ साल पहले स्टॉक मार्केट को एकदम जुआ या गैम्बल बोलते थे, वो भी अब धीरे धीरे समझने लगे हैं कि स्टॉक मार्केट उतना भी गैम्बल नहीं है। तो इससे जैसे फॉर एग्जांपल CDSL है, ये सब स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। पैकेजिंग है, पैकेजिंग में जैसे अभी आप कोई भी घर के जैसे कुछ भी ग्रॉसरीज वगैरह यूज़ होती हैं, तो धीरे धीरे लोग क्या चाहते हैं कि उसमें जो ह्यूमन टच है या फिर दूसरे लोगों का जो कॉन्टैक्ट है वो कम से कम हो। इसी वजह से आजकल पैकेजिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है फूड आइटम्स में। तो ये सब ऐसे ट्रेंड हैं, ऐसी बहुत सारी ट्रेंड है जो अपने को आइडेंटिफाई करनी होंगी और उसमें अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने होंगे फ्यूचर में वेल्थ बनाने के लिए। काफ़ी मैं इसी चीज़ पे फोकस रहता हूँ। आप लोग मेरे वीडियोस देखे होंगे, मैं काफ़ी ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करता हूँ जो बेसिकली अदर यूट्यूबर्स या काफ़ी जो एक्सपर्ट एनालिस्ट लोग के नज़र में नहीं आए हैं, क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा वेल्थ बनेगी। हाँ ऑब्वियसली रिस्क ज़्यादा होगा, बट अगर वेल्थ भी बनेगी तो वहीं बनेगी। तो चलिए, अभी जो ऐसा स्टॉक है बोरोसिल रिन्यूएबल, मुझे लगता है ये स्टॉक डिप्स पे ऐड अभी भी किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म स्टोरी है। मैंने 600 पे सजेस्ट किया था, अराउंड 570 के आसपास गिर गया था, बट अभी शायद 650 के आसपास चल रहा होगा। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो अभी भी मुझे लगता है इसको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लगा के लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में देखिए कोई भी प्रेशर आ सकता है, अच्छे से अच्छे स्टॉक भी गुड न्यूज़ के बाद भी 5 to 10% भी गिर सकते हैं। बट अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो बोरोसिल रिन्यूएबल को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, ये स्टॉक मैं बार बार डिस्कस करता हूँ। कल इसने थोड़ा डिप भी दिया था क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आई थी एंड बाकी शेयर्स काफ़ी राइज कर रहे थे, बट अगेन आज इसमें शायद वापस 3 to 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी भी ये मुझे जो स्टॉक है काफ़ी रीजनेबली वैल्यूड लगता है। मुझे लगता है अभी भी आप एड ऑन डिप्स कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली क्योंकि स्मॉल कैप है तो रिस्क ज़्यादा है। बट जो अभी ये मार्च एंडिंग क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आएंगे, आई थिंक काफ़ी रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए एंड उसी एक्सपेक्टेशन से शायद स्टॉक प्राइस रिसेंटली ज़्यादा मूव करने लगा है। तो लेट्स सी क्या होता है। बट मैं यही बोलूँगा, इसमें उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, बट एक थोड़ा सा पोर्शन इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक ग्रीन पैनल, ऑब्वियसली ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज को भी आप अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो बाय एड ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। एंड लास्ट में टीना रबर को मैंने शायद, मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैंने एक वीडियो में इसको शायद डिटेल में कवर किया है। मैंने 320 के आसपास शायद लिया था, काफ़ी डिप हो गया था ऑलमोस्ट 250 के आसपास। बट ऑब्वियसली मैं ये स्टॉक में यही सोच के इन्वेस्ट किया था कि अगर पूरा का पूरा कैपिटल जीरो भी हो जाए तो ऑब्वियसली दुख तो होगा। अगर 10 रुपये भी मुफ्त में खो जाते हैं तो दुख तो होता है। बट मैं यही कहूँगा कि अगर भाई क्योंकि मैं इसमें रिस्क लेने को तैयार था तो आराम से मैं पैनिक नहीं हुआ, होल्ड करके रख रहा था। अभी आप देखिए लास्ट 1 मंथ में ऑलमोस्ट 45% राइज कर चुका है। तो ये भी बहुत रिस्की स्टोरी है। अगर आप इसमें जस्ट इन केस इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस चीज़ का ये ध्यान रखिएगा, ये जो स्टॉक है ये जीरो भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप है। बट मैंने जो इन्वेस्ट किया ये बेसिकली इसलिए किया क्योंकि ये जो इसकी फोकस है, जो एंड ऑफ लाइफ टायर्स जो होते हैं उसको रबर में कन्वर्ट करती है एंड उसको फिर एंड प्रोडक्ट्स में यूज़ हो सकता है, वो रबर एंड स्टील वायर्स। और एक एस्टिमेट के अनुसार ऑलमोस्ट 1 बिलियन टायर्स अराउंड द वर्ल्ड डिस्कार्ड होते हैं एवरी ईयर। तो आई थिंक इस कंपनी का भी फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इसीलिए मैंने ये कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो लेट्स सी, अगर रिटर्न्स मिलेंगे तो बहुत अच्छे मिलेंगे, वरना जीरो भी हो सकते हैं, बट कोई नहीं। मैंने यही सोच के इन्वेस्ट किया है। ये मेरा वन ऑफ द रिस्की बैट्स है। बट शायद जनवरी में मैंने पढ़ा था इस कंपनी में शायद डॉली खन्ना ने भी स्टेक पिकअप किया है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एश्योरेंस देता है कि शायद उतना भी रिस्की ना हो। तो आप लोग सोच समझ के इन्वेस्ट करिए। लास्ट में डिस्क्लेमर कि भाई दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, आप लोग अपनी एनालिसिस खुद करिए बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।